तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर का डिस्कशन जस्ट स्टार्ट किया था और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने एनसीईआरटी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने वॉन्डरवॉल फोर्स जो है, वॉन्डरवॉल फोर्स के जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें से एक फॉर्म को डिस्कस किया है, वो है डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। ठीक है, तो अब जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस के बाकी दो टाइप हैं उनको डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में ओल्ड एडिशन में पेज नंबर 134, न्यू एडिशन में 138 होना चाहिए। डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है, 138 ही है। ओके, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब क्या गिवन है डायपोल डायपोल फोर्सेस के बारे में? बोला डायपोल डायपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डायपोल। मतलब ये जो फोर्सेस होते हैं ये उन मॉलिक्यूल्स पे ऑब्जर्व होते हैं जो पोलर होते हैं, यानी कि जिनका अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, या बोल सकते हैं जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑब्जर्व होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी आप बोल सकते हो। लिखो these forces are observed, these forces are observed between polar molecules, these forces are observed between polar molecules, these forces are observed between polar molecules, that is the molecule, that is the molecule having, that is the molecule having non-zero dipole moment, that is the molecule having non-zero dipole moment। अब आप मुझे बताओ कि अगर HCl मॉलिक्यूल्स है, HCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में क्या ये फोर्स ऑब्जर्व होगा? HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑब्जर्व होना चाहिए, सही है, क्योंकि HCl जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑब्जर्व होने चाहिए। क्या ये फोर्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व होगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या ये फोर्स ऑब्जर्व होगा? सही बोल रहे हो, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑब्जर्व नहीं होगा, बिकॉज क्लोरीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या ये फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व होगा? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्जर्व होगा? हंड्रेड 100% ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो डायपोल डायपोल फोर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है। डायपोल डायपोल फोर्सेस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं।
तो इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑब्जर्व होने चाहिए। अब जरा आगे देखो, बोल रहे हैं एंड्स ऑफ द डायपोल्स possess partial charges and these charges are shown by Greek letter delta। ये सब हम लोग डायपोल मोमेंट में केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। Partial charges are always less than the unit electronic charge। The polar molecules interact with neighboring molecules। ये नीचे डायग्राम में इसको दिखाया गया है। बोले फिगर 5.2a shows electron cloud distribution in the dipole of hydrogen chloride and figure 5.2b shows dipole dipole interaction between two HCl molecules। ठीक है, एक HCl मॉलिक्यूल में जो चार्जेज होंगे वो इस तरीके से लाई करेंगे, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। और अगर दो HCl मॉलिक्यूल है तो दो HCl मॉलिक्यूल इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे कि एक का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ इंटरैक्ट करे। अब जरा आगे देखो, बोल रहा है कि दिस इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्सेस बट इज वीकर देन आयन आयन इंटरैक्शन बिकॉज ओनली पार्शियल चार्जेज आर इन्वॉल्व। तो अब आप इस बात को नोट करो, लिखो लिखो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, dipole dipole interaction is stronger, dipole dipole interaction is stronger than that of London forces। Dipole dipole interaction is stronger than that of London forces। however it is weaker, however it is weaker than that of ion ion interaction, ion ion interaction or ion dipole interaction, ion ion interaction or ion dipole interaction। ठीक है, तो आयन आयन इंटरैक्शन का मतलब आयनिक बॉन्डिंग, आयन आयन इंटरैक्शन मींस आयनिक बॉन्डिंग, तो ये आयनिक इंटरैक्शन से वीक है। दूसरी बात बोल रहे हैं आयन डायपोल इंटरैक्शन, तो आयन डायपोल इंटरैक्शन का मतलब एक आयन है जो किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट है, तो उनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसको आयन डायपोल इंटरैक्शन बोलेंगे। तो ये आयन डायपोल इंटरैक्शन से भी वीक होता है, आयन आयन इंटरैक्शन से भी वीक होता है, बट ये डिस्पर्सन फोर्सेस से स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो यहां पे सबसे स्ट्रांग इंटरैक्शन आयन आयन इंटरैक्शन है, आयन आयन इंटरैक्शन। उसके बाद फिर आता है आयन डायपोल इंटरैक्शन। इसके बाद आता है डायपोल, इनफैक्ट अगर हम स्ट्रेंथ वाइज कंसीडर करें तो इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद आता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। और फिर आते हैं ये डिस्पर्सन फोर्सेस जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये इनका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। अब जरा देखो आगे क्या गिवन है।
बोले this interaction is stronger than the London forces but is weaker than ion-ion interaction because only partial charges are involved. The attractive force decreases with the increase of distance between the dipoles. जैसे जैसे डायपोल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होता जाता है. मतलब अगर HCl मॉलिक्यूल को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, HCl मतलब ये आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. एक सिचुएशन ये है. दूसरी सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, तो यहां पे ग्रेटर सेपरेशन है, ग्रेटर सेपरेशन, और यहां पे लेसर सेपरेशन है. लेसर सेपरेशन है. तो जब ज्यादा सेपरेशन है तो वीक इंटरैक्शन है. तो यहां पे वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑब्जर्व होंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस. और यहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस. तो अगर डायपोल्स का सेपरेशन बढ़ता है तो डायपोल डायपोल फोर्सेस वीक होंगे, अगर सेपरेशन कम होता है तो डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे. अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है. बोल रहे एज इन द अबव केस, as in the above case here also the interaction energy is inversely proportional to distance between polar molecules. जैसे आपने देखा था dispersion forces are inversely proportional to r to the power 7. Dispersion force is inversely proportional to r to the power 7. Dispersion energy is inversely proportional to r to the power 6. ये था. तो यहां पे बोल रहे हैं कि जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. बोला डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स एज इन सॉलिड्स. सॉलिड्स के अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं के बराबर होगा. मतलब एक तरीके से वो डायपोल्स क्या है? स्टेशनरी है. So dipole dipole interaction energy between stationary polar molecules, that is in case of solid, is inversely proportional to r cube, and that between rotating polar molecules is inversely proportional to r to the power 6. तो आप इस बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लिखो लिखो डायपोल 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 interaction energy, dipole dipole interaction energy in solids, dipole dipole interaction energy in solids, dipole dipole interaction energy in solids, that is in between stationary polar molecules, that is in between stationary polar molecules, that is in between stationary polar molecules
dipole dipole interaction energy in solids, that is in between stationary polar molecules, is inversely proportional to r cube. तो ये सॉलिड्स के केस में ये होगा. एंड डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एनर्जी इन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स. रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि अगर वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में अगर होंगे तो वो मूव कर सकते हैं. तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r to the power 6 in rotating polar molecules. In rotating polar molecules. तो जैसे अगर HCl सॉलिड है, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड सॉलिड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड सॉलिड के केस में ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा. और अगर HCl गैस है तो HCl गैस के केस में ये वाला केस होल्ड करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्सेस F is inversely proportional to r to the power 4 in solids, and it is inversely proportional to r to the power 7 in rotating polar molecules. बोले where r is the distance between polar molecules. आगे बोले besides dipole dipole interaction, polar molecules can interact by London forces also. तो ऐसा नहीं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ही होता है, वहां पे डिस्पर्सन फोर्सेस भी ऑपरेट होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट में लिख लो. लिखो, among polar molecules besides dipole dipole interaction, among polar molecules besides dipole dipole interaction, dispersion forces are also observed. Dispersion forces are also observed. Due to this fact, net force among polar molecules, is stronger. Net force among polar molecules is stronger than that of non-polar molecules. क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा सिर्फ डिस्पर्सन फोर्सेस ऑब्जर्व होंगे, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्सन फोर्सेस के साथ साथ डायपोल डायपोल फोर्सेस भी ऑपरेट होते हैं. इसलिए ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होता है. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया?
अब जरा आगे देखो बेटा, थर्ड क्लासिफिकेशन वैन डर वाल्स फोर्सेस का गिवन है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, हेडिंग नोट कर लो, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्या गिवन है देखो एनसीईआरटी में, बोला दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डायपोल। ठीक है, मतलब अगर एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल का तो अपना परमानेंट डायपोल होगा, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल इंड्यूस होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डायपोल की तरह एक्ट करेगा और पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट डायपोल की तरह एक्ट करेगा, और उनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसको डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो दिस फोर्स इज ऑब्जर्व्ड, दिस फोर्स इज ऑब्जर्व्ड among polar molecule, among polar molecule having permanent dipole, among polar molecule having permanent dipole and non-polar molecule and non-polar molecule having no permanent dipole, having no permanent dipole, having no permanent dipole। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, परमानेंट डायपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स induces dipole on the electrically neutral molecule by deforming the electronic cloud. Thus the induced dipole is developed in the other molecule. In this case also interaction energy is proportional to, inversely proportional to r to the power 6, where r is the distance between two molecules. Induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent dipole and the polarizability of the electrically neutral molecule। बोले कितना डायपोल इंड्यूस होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कितना डायपोल इंड्यूस होगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना ज्यादा है। पोलर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो when a polar molecule, when a non-polar molecule, when a non-polar molecule, when a non-polar molecule interacts, when a non-polar molecule interacts with a polar molecule, interacts with a polar molecule, then dipole is induced, then dipole is induced, then dipole is induced inside the non-polar molecule, then a dipole is induced inside the non-polar molecules। आगे लिखो, magnitude of dipole moment induced, magnitude of dipole moment induced, magnitude of dipole moment induced inside the non-polar molecule, inside the non-polar molecule depends upon following two factors, depends upon following two factors।
नंबर वन, डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, magnitude of induced dipole moment is directly proportional to dipole moment of polar molecule। यहां पे लिख सकते हो ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। non-polar molecule, magnitude of induced dipole moment of non-polar molecule is directly proportional to dipole moment of polar molecule। and number 2 लिख लो, number 2, polarizability of non-polar molecule, polarizability of non-polar molecule। तो अगर पोलराइजेबिलिटी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की ज्यादा है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। polarizability of non-polar molecule। ठीक है, बाकी यहां पे बोल रहे हैं in this case also interaction energy is inversely proportional to r to the power 6। तो यहां पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन एनर्जी, डायपोल induced dipole interaction energy is inversely proportional to r to the power 6। means dipole induced dipole forces, dipole induced dipole forces is inversely proportional to r to the power 7। अब जरा आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। बोला वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन यूनिट 4 दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्जर साइज कैन बी इजीली पोलराइज्ड। हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस। In this case also cumulative effect of dispersion forces and dipole induced dipole interaction exists। यानी कि यहां पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन के साथ साथ क्या होगा, डिस्पर्सन फोर्सेस भी ऑब्जर्व होंगे। तो आप इस बात को नोट में लिख लो, लिखो बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, between polar and non-polar molecules, between polar and non-polar molecules, dispersion forces are also observed, dispersion forces are also observed along with
dispersion forces are also observed along with dipole induced dipole forces. तो एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, तो मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं, अमंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स dispersion forces are also observed along with dipole induced dipole forces. ठीक है, अब आप लिखो equation, arrange the following in terms of increasing order, arrange the following in terms of increasing order of the strength of intermolecular forces operates between them. तो अगर हमने कंसिडर किया है CCl4 and CH3F, और कंसिडर किया है CH4 and CH3F, और हमने कंसिडर किया है CCl4 and CH3Cl, और कंसिडर किया है CCl4 along with CH4. जरा बताना यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा?
न तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है डिसाइड करने में फाइनल ऑर्डर। चलो अच्छा, अगर कुछ गेस करना हो तो क्या करोगे बताओ? ऑर्डर गेस करो। वन और टू का बराबर बता रहे हो, और थ्री से ज्यादा बता रहे हो, और फोर का सबसे कम बता रहे हो। सही है, फोर का सबसे कम होगा, ये सही है। बाकी में दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्थ का सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, मतलब इनके बीच में इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होगा। इनके बीच में इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होगा, मतलब डिस्पर्सन फोर्स जो कि वीकेस्ट है। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखो तो यहां पे ये है नॉन पोलर, ये है पोलर। यहां पे ये है नॉन पोलर, ये है पोलर। ऐसे ही यहां पे ये नॉन पोलर है और ये है पोलर। तो इसका मतलब कि इन तीनों में कौन सा इंटरेक्शन ऑब्जर्व होगा? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अब बात आती है कि डायपोल किसका सबसे ज्यादा है? किसका डायपोल ज्यादा होता है, CH3F का या CH3Cl का? डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, CH3F या CH3Cl? पारस गलत आंसर है, CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट डेल्टा इंटू एल होता है। डेल्टा इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एल इज गवर्न्ड बाय साइज। क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बहुत बड़ा होता है, इस वजह से एल डोमिनेट कर जाता है ओवर डेल्टा। इस वजह से मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड के डायपोल मोमेंट से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि सबसे स्ट्रॉन्ग डायपोल यहां है और सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थर्ड में ऑब्जर्व होंगे। थर्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑब्जर्व होंगे, मतलब ये जो चार ऑप्शन है। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली यहां पे इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। ये जो पोलर पार्ट है, पोलर मॉलिक्यूल तो दोनों में सेम है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, लोअर मॉलिक्यूलर मास। इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, हायर मॉलिक्यूलर मास। इसलिए क्या होगा, फर्स्ट में फोर्सेस सेकंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये ऑर्डर होगा। थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। क्लियर हुआ भाई? ये समझ में आया सबको कैसे हमें ऑर्डर डिसाइड करना था? सर हाईएस्ट मोलर मास से पोलराइजेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? अरे मोलर मास ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब आप देखो अगली इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड
मैं बोल रहा है एज ऑलरेडी मेंशन्ड इन सेक्शन 5.1 दिस इज स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. We have already learnt about this in unit 4. This is found in the molecules in which highly polar NH, OH and HF bonds are present. Although hydrogen bonding is regarded as being limited to nitrogen, oxygen and fluorine, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding. ठीक है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है बट कॉमन नहीं है. एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलोजूल पर मोल. इसकी जो एनर्जी है वो 10 to 100 किलोजूल पर मोल की रेंज में लाई करते हैं. दिस इज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स in determining the structure and properties of many compounds. For example, proteins and nucleic acids, या +2 में बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है वहां पे पढ़ोगे. This is quite a significant amount of energy. Therefore, hydrogen bonds are powerful force in determining the structure and properties of many compounds. For example, proteins and nucleic acids. Strength of the hydrogen bond is determined by the Coulombic interaction between the lone pair of electrons on the electronegative atom of one molecule and the hydrogen atom of other molecule. Hydrogen atom of other molecule and the hydrogen atom of the following diagram shows the formation of hydrogen bond. जैसे ये HF के बीच में hydrogen bond यहाँ पे बता रहे हैं. Intermolecular forces discussed so far आर ऑल अट्रैक्टिव. मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ भी नया नहीं लिखवा रहा हूं, सारी बात आपको पहले से पता है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस सो फार आर ऑल अट्रैक्टिव. मॉलिक्यूल्स आल्सो exert repulsive forces on one another. Molecules also exert repulsive forces on one another. When two molecules are brought into close contact with each other, the repulsion between the electron clouds and that between the nuclei of two molecules comes into play. Magnitude of the repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecules decreases. बोल रहे कि जब दो molecules एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी उनके बीच में ऑपरेट होता है. और बोलते हैं कि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल को पास लाते हो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाता है. रिपल्सिव जैसे जैसे मॉलिक्यूल को आप एक दूसरे के तरफ लाओगे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा. और एक सिचुएशन में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है. डोमिनेट करने लगता है इसका मतलब क्या कि आप उसके बाद उस सिस्टम को और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे. क्योंकि रिपल्सन जब ऑब्जर्व होगा ना तो रिपल्सन की सिचुएशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को आप एक दूसरे की तरफ और पास नहीं ला पाओगे. यही वजह है कि अगर आप देखो तो गैस को जब आप कंप्रेस करते हो तो गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. लेकिन अगर आप लिक्विड को कंप्रेस करना चाहो तो वो बहुत कम कंप्रेस होती है और सॉलिड तो इनकंप्रेसिबल होता है. समझ में कि नहीं, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर क्या सिचुएशन है, सॉलिड्स के अंदर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बहुत पास है. अगर आप और कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वो रिपल्सिव फोर्स उनको और पास नहीं आने देता. ठीक है, तो इस वजह से हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर पाते. बट गैस हाईली कंप्रेसिबल है. तो बोले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस सो फार आर ऑल अट्रैक्टिव. Molecules also exert repulsive forces on one another. When two molecules are brought into close contact with each other, the repulsion between the electron clouds and that between the nuclei of two molecules comes into play. Magnitude of the repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecules decreases. This is the region that liquids and solids are hard to compress. इसी वजह से हम लिक्विड और सॉलिड को
कंप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उनको कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. This is the reason that liquids and solids are hard to compress. In these states, molecules are already in close contact, therefore they resist further compression, as that would result in increase of repulsive interactions. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कैसे ऑपरेट होते हैं. अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन के साथ कैसे वेरी करता है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप मॉलिक्यूल्स को पास लाते हो, काफी दूर है अगर मॉलिक्यूल्स, उनको पास लाते हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है इन कंपेयर टू रिपल्सन, इसलिए आप उनको इफेक्टिवली कंप्रेस कर पाते हो, जैसा गैसियस स्टेट में होता है. और फिर क्या होता है, जब आप मॉलिक्यूल्स को बहुत क्लोज डिस्टेंस पे रख रहे हो और वहां पे आप फर्दर मॉलिक्यूल को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो फिर रिपल्सन ज्यादा बढ़ जाता है. और रिपल्सन ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, आप उस सिस्टम को कंप्रेस नहीं कर पाते हो. ऐसा लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत क्लोज लाई करते हैं. अब देखो इसके बाद थर्मल एनर्जी को इन्होंने डिस्कस किया है. तो थर्मल एनर्जी क्या है, बोले थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी arising from motion of its atoms or molecules. किसी भी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो कैनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो उनकी कैनेटिक एनर्जी है उसी को हम थर्मल एनर्जी बोल रहे हैं. मतलब उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी वहां पे प्रेजेंट है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं. It is directly proportional to the temperature of the substance. It is the measure of average kinetic energy of the particles of the matter and is thus responsible for movement of particles is called thermal motion. आप हेडिंग डाल करके नोट करो, हेडिंग लिखो थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी लिखो, the energy of a body, the energy of a body arising from, the energy of a body arising from motion of arising from motion of its constituent atoms or molecules, its constituent atoms or molecules, its constituent atoms or molecules is called thermal energy. Is called thermal energy. आगे लिखो बेटा, थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, thermal energy is directly proportional to the temperature of the system. Thermal energy is directly proportional to, thermal energy is directly proportional to the temperature of the system. मैं एक बार डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर देता हूं. इस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी arising from motion of, the energy of a body arising from motion of its constituent atoms or molecules, its constituent atoms or molecules, its constituent atoms or molecules is called thermal energy, is called
thermal energy, is called thermal energy. It is directly proportional to, it is directly proportional to temperature of the system, temperature of the system. आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सिस्टम की थर्मल एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी. तो थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ठीक है. और थर्मल एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल का मोशन होता है उसको थर्मल मोशन बोलते हैं. ठीक है. द मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी is called thermal motion. Motion of particle due to its thermal energy is called thermal motion. अब आगे देखो बेटा. Intermolecular forces against thermal interactions. Intermolecular forces और थर्मल इंटरैक्शंस को कंपेयर करके हम कंक्लूड कर रहे हैं फिजिकल स्टेट को. बोले वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखना चाहते हैं, मतलब जोड़ के रखना चाहते हैं. बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स tends to keep them apart. जबकि जो थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो मॉलिक्यूल को तोड़ के रखना चाहती है, मतलब उनको एक साथ एग्जिस्ट नहीं कराना चाहती. ठीक है. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखना चाहते हैं, जबकि जो थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल को दूर दूर रखना चाहती है. इसका मतलब यहां पे एक कंपटीशन चल रहा है बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करेंगे थर्मल एनर्जी को तो जो मैटर का फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाएगा. और अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तो मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस स्टेट की तरफ जाएगा. ठीक है. तो यही बात यहां पे बोल रही है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड टू कीप देम अपार्ट. लिख लो इस लाइन को, इसी हेडिंग के साथ लिखो. नहीं, हेडिंग आप चेंज करो, लिखो determination of physical state of matter. Determination of physical state of matter. इसमें लिखो बेटा, लिखो intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction tend to keep the molecules. Intermolecular force of attraction tend to keep the molecules together. Tend to keep the molecules together. Whereas thermal energy of the molecule tend to keep them apart. आगे लिखो, various states of matter various states of the matter are the result of
various states of matter are the result of balance between result of balance between intermolecular forces and thermal energy. Intermolecular forces and thermal energy of the molecule. अब आप लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर thermal energy of the molecule increases. Thermal energy of the molecule increases. Thermal energy of the molecule increases, whereas intermolecular forces becomes weaker. आगे लिखो बेटा, लिखो if thermal energy increases, then physical state of matter move towards gaseous state. However, if the strength of intermolecular forces increases, then physical state of matter move towards solid state. तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा। तो फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो थर्मल एनर्जी क्योंकि इंक्रीज कर रही है जो गैसियस स्टेट को फेवर करती है, तो इसका मतलब कि यहां पे जो सिस्टम है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। गैसियस फॉर्म में सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहेगा, मतलब हायर टेम्परेचर पे मैटर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है। और अगर आप टेम्परेचर को लो रखोगे, टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगे।
तो इस वजह से जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है और हायर टेम्परेचर पे मैटर गैसियस स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो आप ये कंक्लूजन में लिख लो, लिखो, ड्यू टू दिस फैक्ट at higher temperature due to this fact at higher temperature matter exists in the form of gaseous state, and at lower temperature it exists in the form of solid state, and at lower temperature it exists in the form of solid state. ठीक है, तो ये है ये पूरा कंक्लूजन। मैं एक बार एनसीईआरटी से इसको पढ़ देता हूं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, व्हेन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर वेरी वीक मॉलिक्यूल्स डू नॉट क्लिंग टुगेदर। क्लिंग का मतलब जुड़ करके एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड और सॉलिड अनलेस थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। अब आप मॉलिक्यूल्स को क्लिंग करना चाहते हो, मॉलिक्यूल्स को क्लिंग करने के लिए क्या है, मतलब मॉलिक्यूल्स को पास लाओगे। मॉलिक्यूल को आपका पास ला सकते हो जब आप उसको कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने का मतलब कि प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर को बढ़ाने पे भी जो नेचुरल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लिंग नहीं करते, मतलब एक दूसरे से जुड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो पास आने पे भी उनके अंदर थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो थर्मल एनर्जी उनको वापस दूर दूर लाई करा देती। इस वजह से वो गैसियस फॉर्म में बने रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी नेचुरल गैस को लिक्विड बनाना है, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी नेचुरल गैस को लिक्विड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक साथ दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम कि आप मॉलिक्यूल्स को पास लाओगे जिससे कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़े। दूसरा काम, आप उनकी थर्मल एनर्जी को कम करोगे। थर्मल एनर्जी को कम कैसे करोगे, क्योंकि वो वही थर्मल एनर्जी उनको दूर दूर एग्जिस्ट कराना चाहती है। ठीक है, तो एक तरफ आप मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हो, पास लाने का मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ आपको थर्मल एनर्जी को कम करना है जिससे कि वो वापस दूर ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और थर्मल एनर्जी को कम करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो आप किसी भी नेचुरल गैस को लिक्विड बना सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात समझ लेना कि अगर कोई नेचुरल गैस है, आप अकेले प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर दो आप उसको लिक्विड नहीं बना पाओगे। ये स्पेशल बात होती है। आप अगर गैस को लिक्विड बनाना चाहते हो, नेचुरल गैस को लिक्विड बनाना चाहते हो, तो सिर्फ प्रेशर बढ़ा करके ये पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ प्रेशर बढ़ा करके अगर आप किसी गैसियस फॉर्म को लिक्विड बना पा रहे हो तो वो नेचुरल गैस नहीं है, ये भी समझ लेना। मैंने क्या बोला, नेचुरल गैस वो गैस है जिसको हम अकेले प्रेशर को इंक्रीज करके लिक्विड नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हम किसी गैसियस फॉर्म को सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विड बना पा रहे हैं तो वो गैस, वो नेचुरल गैस नहीं है। जैसे अगर देखो वाटर वेपर है कहीं पे, तो वाटर वेपर को अगर आप कंप्रेस कर दो तो कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब वो
नेचुरल गैस नहीं है। वाटर वेपर इज नॉट अ नेचुरल गैस। लेकिन आप देखो, अगर आपके पास ऑक्सीजन है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो रूम टेम्परेचर पे, वो कभी लिक्विड नहीं बनेगा। ऑक्सीजन को आप कितना भी ज्यादा कंप्रेस कर दो एट रूम टेम्परेचर, वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कितना भी ज्यादा कंप्रेस कर दो एट रूम टेम्परेचर, वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी लिक्विड का वेपर है, वेपर ऑफ लिक्विड, वो भी गैसेस स्टेट, गैसेस फॉर्म होता है, तो वेपर ऑफ लिक्विड को आप प्रेशर बढ़ा करके कंडेंस कर लो। ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गैसियस स्टेट को। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो ये एक मैटर का एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है। लिख लो, लिख लो, इट इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इट इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। It is a physical classification of matter. लिखो, if we compare it, if we compare it with other form of matter, then following conclusions are made. Then following conclusions are made. Following conclusions are made. देखो भाई, क्या क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। एक टेबल बना लो, मैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैटर यहां पे बता रहा हूं। पहले भी आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 9th में पढ़ा है शायद, मैटर के बारे में 9th में पढ़ा है आपने या 10th में? 9th में पढ़ा। तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फर्स्ट कॉलम। अब उसी प्रॉपर्टी को लेकर के हम कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कंसीडर किया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे कंपेयर करें तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है, तभी वो नेचुरल मैनर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे ध्यान देना, सॉलिड का मतलब नेचुरल सॉलिड, लिक्विड का मतलब नेचुरल लिक्विड, गैस का मतलब नेचुरल गैस, जो रूम टेम्परेचर पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट, लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट ऑर्डर के होते हैं, मॉडरेट फोर्सेस।
ठीक है, मॉडरेट स्ट्रेंथ होती, इंटरमीडिएट ऑर्डर। और गैसेस स्टेट में वीकेस्ट, गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? वीकेस्ट। ठीक है। नंबर 2, थर्मल मोशन आप बोल सकते हो, अभी जो आप कुछ आपने पढ़ा है, थर्मल मोशन और मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो क्या है सॉलिड्स में? मिनिमम थर्मल एनर्जी सॉलिड्स के अंदर मिनिमम होगी। ठीक है। लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट ऑर्डर, और गैसेस स्टेट में मैक्सिमम। गैसेस स्टेट में मैक्सिमम। नंबर 3, शेप। ठीक है, शेप को अगर कंसीडर करें तो सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स का जो शेप होता है वो कैसा होगा? सॉलिड का जो शेप है वो डेफिनेट होगा, डेफिनेट। लिक्विड का, लिक्विड का शेप कैसा होगा? इनडेफिनेट। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखते हो वो उसका शेप को एक्वायर कर देता है, और गैसेस के केस में इंडेफिनिट। ठीक है। अगर हम साइज की बात करें, साइज और वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट। गैसेस का वॉल्यूम इंडेफिनेट। गैसेस को आप जिस कंटेनर में रखो वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को अपना वॉल्यूम समझता है। इसीलिए जब हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो गैस के वॉल्यूम का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि प्रेशर और टेम्परेचर स्पेसिफाइड ना हो। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ हमेशा गैस के वॉल्यूम की बात होगी। बिना प्रेशर और टेम्परेचर बताए गैस का वॉल्यूम अगर बताया जा रहा है मतलब उस वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड्स में अगर देखें तो सॉलिड्स क्या है? इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल। लिक्विड्स में कंप्रेसिबल टू very small extent, compressible to a very small extent, बहुत कम एक्सटेंट तक हम कंप्रेस कर पाते हैं। कई बार तो इनकंप्रेसिबल ही लिखा होता है। एंड गैसेस के केस में हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो बेटा,
डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, DIFFUSIBILITY, डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है? मैटर की ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी, फ्रीली एक्सपैंड करने की टेंडेंसी को डिफ्यूजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी मिनिमम है। लिख लो, सॉलिड्स में मिनिमम, सॉलिड्स की डिफ्यूजिबिलिटी मिनिमम, लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी इंटरमीडिएट ऑर्डर। देखो, लिक्विड का वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना, यह भी एक डिफ्यूजिबिलिटी ही है। लिक्विड का जो वेपराइज होना है ना, वो उसकी डिफ्यूजिबिलिटी आप बोल सकते हो उसको। और लिक्विड के केस में आपने लिखा डिफ्यूजिबिलिटी इंटरमीडिएट ऑर्डर, और गैसेस के केस में क्या? मैक्सिमम। मैक्सिमम डिफ्यूजिबिलिटी गैसेस की होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, थर्मल एक्सपेंसिविटी। थर्मल एक्सपेंसिविटी, थर्मल एक्सपेंसिविटी, हीट करने पे एक्सपैंड करने की टेंडेंसी। तो अगर थर्मल एक्सपेंसिविटी की बात करें तो सॉलिड्स में मिनिमम, हीट करने पे सबसे कम एक्सपैंड कौन करेगा? सॉलिड। थर्मल एक्सपेंसिविटी सॉलिड की मिनिमम, लिक्विड की इंटरमीडिएट ऑर्डर, लिक्विड की इंटरमीडिएट ऑर्डर, और गैसेस के केस में क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम। डेंसिटी की बात करें, देखो डेंसिटी, तो क्या है डेंसिटी? सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, मोस्ट डेंस फॉर्म सॉलिड है, मैक्सिमम। लिक्विड में इंटरमीडिएट ऑर्डर, और गैसेस में मिनिमम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या है भाई? सॉलिड का सबसे ज्यादा मैक्सिमम, लिक्विड का इंटरमीडिएट ऑर्डर, और गैसेस का मिनिमम। एक और प्रॉपर्टी लिखो, विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो, विस्कस फ्लो, तो फ्लो करने की टेंडेंसी क्या सॉलिड में होती है? क्या सॉलिड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है? ट्रू सॉलिड में नहीं होती, स्यूडो सॉलिड में होती है। स्यूडो सॉलिड क्या होते हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। जैसे ग्लास जो है ना, ग्लास एक स्यूडो सॉलिड होता है, उसको हम ये सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं ग्लास को। तो ग्लास के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बट वो ट्रू सॉलिड नहीं है, इट इज अ स्यूडो सॉलिड। ठीक है, तो अगर हम यहां पे कंसीडर करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हम यहां पे विस्कस फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं। विस्कस फ्लो सॉलिड्स में मिनिमम होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो मिनिमम लिखो आप। सॉलिड के केस में विस्कस फ्लो मिनिमम, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट ऑर्डर, और गैसेस स्टेट में मैक्सिमम। गैसेस स्टेट की तो क्या सिचुएशन है? वो तो ग्रेविटी को डिफाई करके भी इधर उधर उड़ जाते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को लेकर के हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन किया है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने कंपेयर किया है इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात आती है गैसियस स्टेट के क्लासिफिकेशन की। तो आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ गैसियस स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ गैसियस स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ गैसियस स्टेट। अगर हम गैसियस स्टेट को क्लासिफाई करें तो बोलते कि ये दो टाइप के होते हैं। लिखो दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब कौन से दो टाइप है? नंबर वन वेपर एंड नंबर टू गैस। वेपर और गैस। क्या है डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर वेपर है तो वेपर को तो आप अकेले प्रेशर बढ़ा करके लिक्विड बना सकते हो। टेम्परेचर को आप चेंज मत करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, प्रेशर को आप बढ़ाते जाओ तो वेपर लिक्विड बन जाएगा। लेकिन गैस को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आप कितना भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। यहां पे दो पॉइंट्स हैं यहां पे कंपैरिजन में। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंपैरेटिव स्टडी में बता रहा हूं एक साथ। वेपर में लिखो दे कैन बी लिक्विफाइड, they can be liquefied by increasing pressure, they can be liquefied by increasing pressure keeping temperature constant, they can be liquefied by increasing pressure keeping temperature constant। और गैस में लिखो, गैस में लिखो they cannot be liquefied, they cannot be liquefied by increasing pressure, by increasing pressure keeping temperature constant। अगर आप इनको लिक्विड बनाना चाहते हो गैस को, तो आपको साइमल्टेनियसली प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। देखो मैटर के लिए एक टर्म, एक टेम्परेचर टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे डिटेल में। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जितने भी मैटर के फॉर्म है, हर फॉर्म का अपना अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। हर फॉर्म का अपना अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर मैटर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे है, अगर गैसियस स्टेट क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे है तो वो वेपर है, और अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे है तो वो गैस है। तो इस बात को भी लिख लेना। सेकंड पॉइंट, फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, वेपर में लिखवा रहा हूं, फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। और गैस में लिखना, गैस में लिखना फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट प्रेजेंट
form of gaseous state present above critical temperature, above critical temperature. तो ये दो डिफरेंसेस है बेटा वेपर और गैस के बीच में। अब इसके बाद मैं उन पैरामीटर्स को डिस्कस करूंगा जो पैरामीटर्स गैस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बट ये डिस्कशन अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ओके बेटा।